हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन को। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा इसके हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट को, एंड साथ ही साथ हम लोगों ने देखा बहुत सारे तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। मतलब स्पेसिफिकली हम लोगों ने फॉर्मूला वाइज डिस्कशन किया इससे जुड़े हुए सभी न्यूमेरिकल्स को, यानी ग्रेडिंग करी थी अपन ने एक एक तरीके के फॉर्मूले पर बेस, एक एक सेक्शन में हमने क्वेश्चंस को देखा है। अब बारी है किसकी? तो अब हम करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मतलब हम यहां पर विविध प्रश्नावली की बात करें, मतलब अपन अब करने वाले हैं सभी क्वेश्चंस को मिक्स और देखने वाले हैं उन सवालों को। तो इसके सेकंड सेगमेंट में चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम क्वेश्चंस की, जहां पर हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट पर बेस, उपग्रहों पर बेस क्वेश्चंस को। और विविध प्रश्नावली फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ग्रेविटेशन चैप्टर के जितने भी गुरुत्वाकर्षण पर व्यवस्थित जितने क्वेश्चंस थे उनको। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहां पर अपने पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमें स्टार्ट करना है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यदि गुरुत्वीय बल दूरी r की nवीं घात के व्युत्क्रमानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि उपग्रह का कक्षीय वेग और परिक्रमण काल, ये जो सेगमेंट गिवन है इतना होगा। ध्यान में रखेंगे कि विविध प्रश्नावली स्पेसिफिकली हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को। मतलब अगर आप जे एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, या फिर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हम थोड़े हायर ऑर्डर क्वेश्चंस की बात करेंगे। या फिर स्कूलिंग्स में अगर आप चाहते हो बहुत बेहतर परफॉर्म करना, तो ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन समझ में आया है कि भाई गुरुत्वीय बल की दूरी r की nवीं घात के व्युत्क्रमानुपाती है, जो कि होता भी है। तो भैया सिद्ध करना है इस फॉर्म को। तो चलिए ना जरा शुरुआत करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर गुरुत्वीय बल की बात करूं और यहां पर उपग्रह की बात की जाए, तो पॉइंट क्लियर है कि यह है मेरा ग्रह, और एक वृत्तीय कक्षा में यहां पर एक उपग्रह चक्कर लगा रहा होगा। तो ये जो उपग्रह चक्कर लगा रहा होगा वृत्तीय कक्षा में, ये रहा मेरा ग्रह, ये मेरा उपग्रह। तो यहां पर ये उपग्रह के पास में दो चीजें ध्यान में रखेंगे, इसके ऊपर काम कर रही होगी क्या भाई? तो एक तो इसके ऊपर काम कर रही होगी अभिकेंद्रीय बल, और एक है गुरुत्वीय बल। इसके ऊपर लगने, अगर ये गोल घूम रहा है तो इसके ऊपर जो बल लग रहा है उसको क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और यही अभिकेंद्रीय बल किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो यही अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है हमारे गुरुत्वाकर्षण बल से। किसके गुरुत्वाकर्षण बल से भाई? तो ये जो हमारा यहां पर रखा हुआ है द्रव्यमान, जो पिंड, जो ग्रह, उसके। तो पॉइंट क्लियर हो गई। मैं कह सकता हूं चूंकि घूर्णी, उपग्रह को घूर्णी गति करने के लिए ऐसा कह लेते हैं, उपग्रह के घूर्णी गति करने के लिए, उपग्रह के घूर्णी गति करने हेतु, उपग्रह के घूर्णी गति करने हेतु आवश्यक बल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्राप्त होता है। ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ही प्राप्त होता है, अर्थात ये कह सकता हूं मैं कि भाई जो यहां पर हमारा अभिकेंद्रीय बल है, घूर्णी गति कर रहा है तो अभिकेंद्रीय बल होगा भाई। अभिकेंद्रीय बल जो है, ठीक है, ये अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। तो यहां पर रख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब यहां पर पॉइंट क्लियर हो रहा है। क्या पॉइंट है? तो पॉइंट यह है कि अभिकेंद्रीय बल है ना, तो यह होता है हमारा mv² अपॉन r। तो mv² अपॉन r जो होगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल मतलब gmm अपॉन r² के बराबर होगा। अब यहां पर पॉइंट यह है कि ये r² नहीं है, ये कह रहे हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो r की घात n है, तो ये हो गई हमारी r की घात n। अब यहां पर जो v लिखा हुआ है मैंने, इसको कह रहे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कहो, तो मैंने कह दिया v o का स्क्वायर। अब जो कटने लायक है काट दीजिए, ये m से ये स्मॉल m तो गया।
अब यहां पर मुझे चाहिए वी नॉट का स्क्वायर, तो तिर्यक गुणा करके मैं जरा कुछ कैलकुलेशंस बनाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं कि ये हो गया वी नॉट स्क्वायर आर टू द पावर एन, ये तिर्यक गुणा इधर से इधर कीजिए, तो ये हो गया जी एम इंटू आर। अब अगर इसको वी नॉट को इधर ही रखें, वी नॉट स्क्वायर को, ये हो जाएगा जी एम आर अपॉन आर टू द पावर एन। अब अगर मैं चाहूं तो इसको ऊपर ले चलता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, जी एम आर इंटू आर टू द पावर माइनस एन। ये वी नॉट का स्क्वायर चल रहा है, तो वी नॉट का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा भाई, तो जी एम, पावर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो पावर को ऐड कर दीजिए, इनके पावर को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, आर की पावर 1 प्लस एन, मतलब 1 माइनस ऑफ एन। इसमें माइनस ऑफ एन जोड़ेंगे तो आर माइनस एन। अब मैं कहता हूं चूंकि जीएम जो है ये कैसी है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है। जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट होगा ही, ये ग्रह का मास है, ये तो कांस्टेंट हो गई, उपग्रह का मास तो कट गया, तो सीधा यहां पर दिख रहा है कि ये जो वी नॉट का स्क्वायर है ये प्रोपोर्शनल है किसके भैया, तो आर टू द पावर 1 माइनस एन के। अगर इस स्क्वायरिंग को भी उधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, वी नॉट की पावर, वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस एन की पावर 1/2। भाई √2 का मतलब तो यही होता है। अब पावर की पावर है वो, आर की पावर है, तो पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता भाई। जैसे मैं अगर कहता हूं एक्स की पावर एन की पावर 1/2, तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये n/2 हो जाता है। तो ये भी तो हो गया वी नॉट प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1 माइनस एन अपॉन में 2, ये 1/2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहला सेगमेंट तो यही था, यही प्रूफ करना था, ये तो हो गया प्रूफ। ये पहला पार्ट जो था वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन में 2, ये हो गया प्रूफ भाई, ठीक है। अब दूसरे सेगमेंट में आते हैं, दूसरे सेगमेंट में कह रहे हैं परिक्रमण काल की, ठीक है। पहला हो गया हमारा, दूसरे में आते हैं हम परिक्रमण काल की। तो इसको छोड़ता हूं मैं यहीं पर, मैं परिक्रमण काल वाले सेगमेंट को यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक। देखिए सेकेंड वाले सेगमेंट में कह रहे हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन प्लस 1/2। तो टी प्रोपोर्शनल टू, सेकेंड की अगर हमने बात करनी है परिक्रमण काल, जब वो घूमेगा तब कितना समय लेगा, तो मैं कहता हूं कि वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी जो होती है वो विस्थापन बटा में समय होती है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं कि ये होता है 2 पाई अपॉन में t, वेलोसिटी अपॉन में मतलब विस्थापन बटा में टाइम। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो अगर इसको कहते हैं आप तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन में t, या अगर मैं इसको कहूं तो 2 पाई r है बेसिकली, तो 2 पाई r अपॉन में t, ठीक है, सॉरी 2 पाई अपॉन में v। अब अगर मैं कहता हूं 2 पाई अपॉन में v इंटू आर, तो ये अल्टीमेटली जो t मुझे मिल जाएगा, इसको अगर मैं ओमेगा के टर्म्स में लिख लूं, इसको क्या करना भाई, इसको ओमेगा के टर्म्स में ले चलें, तो इसको ओमेगा के टर्म्स में चेंज करते के साथ ही मुझे जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा भाई 2 पाई r अपॉन में v, मतलब v की वैल्यू को रख लूं 2 पाई r, है ना। v की वैल्यू इसको v नॉट कर देता हूं, वहां रही v नॉट को ले आइए, v नॉट कितना है भैया, तो v नॉट जो है ना, ये है हमारा, ऊपर से ले लेता हूं r 1 माइनस एन अपॉन में 2, ठीक है। अब क्या करना है, तो ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, आप चाहें तो ये पूरी वैल्यू ले आ सकते हैं, पूरी वैल्यू मतलब यहां से ले सकते हैं, मतलब ये पूरा ले सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ जी एम इंटू आर की पावर 1 माइनस एन अपॉन में 2। ये अंडर रूट ऑफ जी एम भी आएगा ना, आखिर ये प्रोपोर्शनल है, अब इक्वल में तो लिखना होगा तो जी एम रखना पड़ेगा, तो जी एम रख दिया। हालांकि ये कांस्टेंट, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कहता हूं 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एम। ये सब कैसे भैया, तो ये सब स्थिरांक है, ये सब कैसे भैया, तो ये सब कांस्टेंट है, ये सब खत्म हो गए, तो जो बचा खुचा वाला पार्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि टी प्रोपोर्शनल टू, ये इसको ऊपर ले चलता हूं मैं,
r की पावर 1 माइनस एन अपॉन में 2 को ऊपर ले चलता हूं, तो ये हो जाएगा r इंटू आर की पावर 1 माइनस एन अपॉन में 2। अगर इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, r की पावर 1 प्लस एन अपॉन में 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 प्लस एन अपॉन में 2, क्योंकि ये 1 है इसके साथ में चला जाएगा। ठीक, तो ये फाइनली मुझे मिल गया कि t प्रोपोर्शनल किसके होता है, r टू द पावर 1 प्लस एन अपॉन में 2। तो हमें दोनों ही वैल्यूज यहां पर देखने को इजीली मिल गई। ठीक है, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जहां पर कक्षीय वेग और परिक्रमण काल की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी थी, हमने कर ली एस्टैब्लिश। आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 ये कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 1% से कम कर दिया, वेग क्या हो जाए, तो पलायन वेग का मान कितना हो जाएगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दिया और वेग क्या होगा उसका, और पलायन वेग का मान कितना हो जाएगा, यह बात करनी है। तो मैं कहता हूं सबसे पहले तो इसके वेग की वैल्यूएशन की जाए, फिर पलायन वेग की बात करेंगे। तो वेग की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है इसके वेग के लिए क्या होता है भैया, फॉर्म। तो इसके वेग के लिए फॉर्मूला, अगर पलायन वेग के लिए मैं कहूं तो देखिए, पलायन वेग, ठीक है, वी स्केप अंडर रूट ऑफ 2gr, अंडर रूट ऑफ 2gr होती है। तो मैं कहता हूं कि पहले जो है वीई है, और कम करने के बाद में जो बनेगा उसको हम कह देते हैं वीई डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ 2g तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा आर डैश। अब अगर हम मुझे इन दोनों में रिलेशनशिप निकालनी है, मैं कहता हूं वीई अपॉन वीई डैश, ठीक है, 1 अपॉन में 2, ये क्या लिखेंगे आप, तो अंडर रूट ऑफ 2gr, अपॉन में भी लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2gr डैश। भाई जी में तो डैश नहीं लगाएंगे ना, जी तो सेम रहने वाला है, तो ये अंडर रूट ऑफ क्या बन गया, 2gr अपॉन में 2gr डैश। ये gr से gr कैंसिल, तो 2g से 2g कैंसिल, तो ve अपॉन में ve डैश की जो वैल्यू आएगी ये आ गई अंडर रूट ऑफ r अपॉन में r डैश। ये हो गई r अपॉन में r डैश। तो एज पर क्वेश्चन यहां पे हम 1% कम कर लेते हैं हमारे r डैश में, तो मतलब यहां पे मुझे मिल जाएगा ve अपॉन में ve डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ r अपॉन r माइनस 1% कम करना है ना, तो 1 अपॉन 100 ऑफ r को अगर मैं सभी जगह से कॉमन करूं तो ये r नीचे आ जाएगा। अगर मैं यहां पे r रखता हूं तो 1 माइनस 1 अपॉन 100, r से r कैंसिल, ये हो गया हमारा ve अपॉन में ve डैश। तो ve अपॉन में ve डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये जो भी वैल्यू है इसको मैं लिख लूं 1 अपॉन 1 माइनस 10 टू दी 1 माइनस 1 अपॉन 100, ठीक है, इसकी पावर में कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूं तो ve डैश अपॉन ve इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस 1 अपॉन 100 टू द पावर 1 अपॉन 2, और मुझे पता है 1 माइनस x टू द पावर n होता है, तो 1 माइनस nx हो जाता है। मतलब ये जो यहां पे पावर आपको दिख रही है, ये वाली पावर इसके साथ में आकर के मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फाइनली मुझे मिल गया यहां से ve डैश अपॉन में ve इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 100। अब अगर इसी को मैं लिखूं ऐसा कि भाई ये 1 अपॉन 2 का ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 0.5 अपॉन 100, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1 माइनस 0.5 अपॉन में 100। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली लिख लूं कि भाई 0.5 अगर इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन में 100। ठीक है, ये टर्म आ गई, मतलब ve डैश इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन में 100 टाइम्स ऑफ ve, मतलब ये 0.5% है, अर्थात पलायन वेग का मान 0.5% कम हो जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा। और अगर पृथ्वी की बात कर रहे हैं,
है ना। तो यहां पे 11.2 रख के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगी क्या, वी डैश, नया वेग भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमसे पूछा कितना कम हो जाएगा, तो भैया 0.5% कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। यहां कह रहे हैं एक उपग्रह पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। एक परिक्रमा पूरी करने में वह 10 सेकेंड का समय लेता है, जबकि अभिकेंद्रीय त्वरण ये 9.32 मीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई कितनी होगी? हाइट पूछ रहे हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है भैया, एच बता दीजिए। गिवन क्या है भाई, वृत्तीय कक्षा में पूरी करने में वह, मतलब टाइम पीरियड हमें पता है 5.26 इंटू 10⁻³ सेकेंड, और अभिकेंद्रीय त्वरण मतलब एसिलरेशन पता है मेरे को कौन सी कितनी भैया, तो 9.32 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एक काम करता हूं ना, मुझे चाहिए भैया क्या, मुझे चाहिए यहां से अगर मिल जाता है क्या आर, तो आर होता भैया आर प्लस एच। तो यहां पे अगर मैं आर कैलकुलेट करने में सक्षम हो गया तो मैं यहां पे हाइट निकाल लूंगा, क्योंकि ये जो आर है ना, पृथ्वी के लिए अगर हम बात करें तो पृथ्वी के लिए हमें आर की वैल्यू पता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर है। तो ये तो मुझे पता है, एच की वैल्यू निकल जाएगी अगर आर मिल गया। तो ये आर कहां से मिलेगा, तो इस आर को निकालने के लिए ही यहां पर एसिलरेशन और टाइम गिवन है। तो मैं कहता हूं कि भैया एसिलरेशन कितना होता है, त्वरण कितनी होती है, एसिलरेशन कितना होगा, तो एसिलरेशन आप कहोगे कि भैया ये होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एसिलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं इसको कोणीय वेग के फॉर्म में लिखूं इस वेलोसिटी को, तो ये वेलोसिटी हमारा कोणीय वेग के फॉर्म में कितना हो जाएगा भाई, तो अभिकेंद्रीय त्वरण की हम बात कर लेते हैं सीधे सीधे। ठीक, तो सिंपली डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, अभिकेंद्रीय त्वरण, सीधे सीधे लिखता हूं अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है, AC, ये होता ही हमारा v² अपॉन में r। अब v², ठीक है, अगर हम लिखते हैं कोणीय वेग के टर्म में, तो v क्या होता है भैया, तो ओमेगा टाइम्स ऑफ r, तो ओमेगा r का स्क्वायर अपॉन में r, मतलब ये कितना बन गया, ओमेगा स्क्वायर r² अपॉन में r, एक r से r कैंसिल हुआ, ओमेगा स्क्वायर r। मतलब एसिलरेशन जो ये मेरे को है, ये ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता। अगर ओमेगा स्क्वायर को मैंने रख दिया तो ये मुझे यहां से मिल जाएगा आर। तो AC इज इक्वल टू ओमेगा कितना होता भाई, तो ये होता है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई अपॉन में टी का स्क्वायर इनटू हो गया भैया आर। अब मुझे यहां से अगर मैं करता हूं तो AC इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में, है ना, AC इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में, यहां पे मुझे मिल जाएगा T² इनटू चलेगा R। अब अगर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो R इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा भाई, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ACT² अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। अब जो है सेंट्रिपिटल एसिलरेशन जो है ये है हमारे पास 9.32, टाइम का स्क्वायर मतलब 5.26 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है, टाइम का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, यानी 4 इंटू 3.14 का हो जाएगा स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा भाई, तो ये 6.538 इंटू 10⁻⁶ मीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 6.538 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये किसकी वैल्यू आई, स्मॉल आर की। अब मैं कहता हूं चूंकि स्मॉल आर जो होता है वो r प्लस एच होता है, मेरे से मांगा जा रहा भैया ये h, तो h कितना हो जाएगा, स्मॉल r माइनस कैपिटल R। स्मॉल r हमने निकाला है 6.538 इंटू 10⁻⁶ माइनस 6.4, एक काम करता हूं ना, इसको 2 ही डिजिट में लिख लेता हूं, 6.5 इंटू 10⁻⁶ माइनस, इसको 2 ही डिजिट में लिख लेता हूं, क्या चलेगा, चलेगा, माइनस 6.4 इंटू 10⁻⁶। अब अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है भाई, तो 0.1 इंटू 10⁻⁶, ये मिल जाती है यहां पर क्या हमें हाइट, 0.1 इंटू 10⁻⁶
मीटर, ये है हमारी ऊंचाई। ठीक है, तो कह रहे हैं ना कि पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई कितनी होगी, तो पृथ्वी तल से उपग्रह की जो ऊंचाई होगी वो h होगी 0.1 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, चलिए यहां तक में कोई समस्या, कोई भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर आप है ना इसमें डेसिमल में और प्लेसेस लेते है ना 38 लेते तो ये हो जाता 0.138, मतलब इसको और भी लिख सकता हूं मैं 0.138 इंटू 10⁶ मीटर भी लिख सकता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर 3 डिजिट इधर ले जाता हूं तो 138 किलोमीटर भी लिख सकता हूं, ये भी आंसर में आएगा। ठीक है ना, हमने 2 डिजिट में ले लिया तो हुआ, अगर ये तीनों डिजिट में लेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 138 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आसान सा है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न कह रहे हैं कि m1 और m2 द्रव्यमान के 2 पिंड प्रारंभ में अनंत दूरी पर अविरामावस्था में, ठीक है, अनंत दूरी पर अविरामावस्था में, अब दोनों पिंड पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक दूसरे की ओर गति करें, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगे। जब दोनों पिंड के बीच की दूरी r होती है तो उनका जो आपेक्षिक वेग है, जो इनके रिलेटिव वेलोसिटी है, वो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि जब वो प्रारंभिक स्थिति में, जब एक पिंड यहां पर है, एक पिंड यहां पर है, और ये दोनों पिंड कहां रखे भैया, अनंत पे, अनंत पे रखे, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई किसी भी तरीके से इंपैक्टेड नहीं है, ना तो इसका गुरुत्वीय बल इसके ऊपर, ना इसका गुरुत्वीय बल इसके ऊपर, कुछ भी नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं है, दोनों के बीच में कोई इंपैक्ट नहीं है। तो इस समय जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो अधिकतम होगी। ठीक है, और जैसे जैसे इसको हम लेकर के आएंगे हम एक दूसरे के करीब, वैसे वैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आने लगेगी, स्थितिज ऊर्जा में कमी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो होती है U, ये होता है -Gmm/r। अब चूंकि ये जब एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे तो इसका मतलब है कि ये जो नेगेटिव जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये नेगेटिव जो वैल्यू है इसकी जैसे जैसे सतह के करीब आते जाएंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। क्यों गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि भैया जैसे जैसे आप एक दूसरे के करीब आएंगे इनके बीच में वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। भाई दो चीजें एक दूसरे क्लोज आएंगी तो उन पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा तो उनके बीच का जो अपेक्षिक वेग है वो बढ़ेगा, और जो उनकी स्थितिज ऊर्जा है वो कम होगी। तो मैं कहता हूं यहां पर देखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऐसा मैं कह सकता हूं कि स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी, वो देखिए कि भैया वो नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू में जैसे जैसे जो संख्यात्मक मान है वो कम होने लगता है, उसका मतलब स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, और अगर वो नेगेटिव वैल्यू बढ़ने लग गई इसका मतलब क्या हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा में कमी। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी बराबर होगी किसके, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के। यही हम पढ़ते आ रहे हैं, जो स्थितिज ऊर्जा में जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी, जब करीब आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी और गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो होता कितना भाई, तो ये होता है Gmm/r, Gmm/r। मान लीजिए एक जो द्रव्यमान है इसका मास कैपिटल M है और एक जो द्रव्यमान है इसका मास स्मॉल m है। ठीक है, m1 m2 कह रहे हैं तो ठीक है भैया m1 m2 कह लेता हूं मैं, ठीक है, मंजूर है m1 m2। चलो m2, तो फॉर्मूला तो होता है Gmm/r, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं कि Gm1 m2/r। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितनी होती है भाई, तो ये होती है ½ mv²। तो मैं यहां पर लिखूंगा अगर m की वैल्यू, तो औसत द्रव्यमान हो जाएगा, जब दोनों के चलने की बात आएगी तो ये औसत द्रव्यमान होगा। औसत मतलब m1 m2/m1 + m2 × v²। ठीक है, ये औसत मास दोनों के लिए चल रहा है। तो अब यहां से अगर मैं कहता हूं कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या क्या चीजें मिलेगी, तो ये देखिए मेरे को यहां पहले तो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट लेता हूं ताकि थोड़ा सिंपल दिखने लगे। ये m1 m2 तो उड़ा ही दीजिए,
ये 2g और ये v स्क्वायर आर, तो v स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू 2g m1 प्लस m2 दिख रही है। यहां से मुझे चाहिए भैया v स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2g m1 प्लस m2 अपॉन में r। अगर मुझे यहां से क्या चाहिए था रिलेटिव वेलोसिटी v, तो अंडर रूट ऑफ ये पूरे ही टर्म को रख दीजिए 2g m1 प्लस m2 अपॉन में r। ये लीजिए भैया औसत चाल, औसत वेग यहां पर मिल गया। औसत वेग v इक्वल्स टू, यहां पे कहना औसत क्या अपेक्षिक कहिए, एक दूसरे के सापेक्ष है तो अपेक्षिक कहिए। अपेक्षिक वेग हमें मिल गया क्या, अंडर रूट ऑफ 2g m1 प्लस m2 अपॉन में r। r क्या भैया उन दोनों के बीच की दूरी, 2g का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि भैया ये कांस्टेंट टर्म होता है, g 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। m1 और m2 क्या है, तो उन दोनों पिंडों की द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में। आइए भैया क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि एक रॉकेट ऊपर की ओर चाल v अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ जी आर से दागा जाता है। ये ध्यान रखिएगा भैया v इक्वल्स टू क्या है 2 अंडर रूट ऑफ जी आर। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि रॉकेट पृथ्वी से पलायन कर जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये रॉकेट पृथ्वी से पलायन कर जाएगा। यानी पहले केस में मुझे क्या सिद्ध करना होगा, पहले केस में मुझे सिद्ध करना है कि ये जो वेलोसिटी है ये इसके एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। मतलब ये बात है कि अंडर रूट ऑफ 2gr जो है, ठीक है ना, अंडर रूट 2gr जो है ये भैया हमारा जो एस्केप वेलोसिटी है उससे ज्यादा है मान। तो यहां पर मेरे को समझ में आ भी रहा है, देखिए ना अंडर रूट ऑफ 2gr ये ऑब्वियसली अंडर रूट ऑफ एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 2gr होता है। इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई, इस 2 को अगर आप बाहर निकालते हैं इस 2 को, तो देखिए ना अंडर रूट 2gr ये इसको बाहर निकालेंगे तो 1.4 अंडर रूट ऑफ gr के बराबर है। किसके बराबर, 1.4 अंडर रूट ऑफ gr। तो ऑब्वियस सी बात है, ये समझ में आ रहा है कि भैया ये क्या है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पलायन कर जाएगा। मतलब एक काम कर लेते हैं, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। मैं कहता हूं जरा देखिए फर्स्ट केस, मैं कहता हूं कि जो पृथ्वी के तल पे रॉकेट की जो ऊर्जा होगी, ठीक है ना, पृथ्वी के तल पे रॉकेट की ऊर्जा, पृथ्वी के तल पर रॉकेट की ऊर्जा, तो पृथ्वी के तल पे जो रॉकेट की ऊर्जा है वो होती है -gmm अपॉन में r। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर इसको अनंत पे ले जाएंगे, है ना, अनंत पे पलायन कर गया, तो अनंत पर रॉकेट की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यह ऊर्जा अल्टीमेटली स्थितिज ऊर्जा है। तो रॉकेट की स्थितिज ऊर्जा, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कितना होता है भैया, तो शून्य होता है। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। तो कहता हूं मैं कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होना है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होना है वो कितना होगा भाई, तो 0 माइनस ऑफ gmm अपॉन में r। यानी मैं कह सकता हूं ये कितना होगा, gmm अपॉन में r। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, gmm अपॉन r। अब अगर मैं इसी चीज को आगे की तरफ लिखना चाहूं तो देखिए ना क्या कहता हूं मैं यहां पे, मैं कहता हूं कि भैया ये जो वैल्यू निकल के आ रही है gmm अपॉन r, ये किसकी है भाई, ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब u की वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात करें, डेल यू की बात करें, चेंज इन ऊर्जा की बात करें, तो इसको हम सीधे सिंपली कह सकते हैं कि भैया ये हो जाएगा मेरा gmm को, देखिए चूंकि स्मॉल g होता है gm अपॉन r स्क्वायर, तो यहां से gm को चाहे तो आप लिख सकते हैं gr स्क्वायर। ठीक है, तो इस gm को gr स्क्वायर लिखता हूं, तो मेरा हो गया u इक्वल्स टू gr स्क्वायर m अपॉन में r। एक r से एक r कैंसिल हो गया, u हो गया gr इंटू m। क्या मिल गया, gr इंटू m।
अब अगर जी आर इंटू एम मिल चुका है तो ये हमारी एक वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये जो है मेरा एम जी आर है ना, ये जो है मेरा एम जी आर, ठीक, ये रॉकेट की जो है प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है। ये क्या हो जानी है, रॉकेट की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब ये रॉकेट की अगर प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हो गई तो मुझे सिंपली क्या काम करना पड़ेगा भाई, तो मैं कहता हूं गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, जो फाइनली इसके पास में ऊर्जा जो मेरे को मिलने वाली है, तो ये मिलेगा मुझे हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब वी स्क्वायर की जगह पे मुझे इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये हाफ एम वी स्क्वायर, इस वी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू रखी है, तो वी इन्होंने कहा है कि इसकी जो चाल है अंडर रूट ऑफ 2 GR, तो भैया ठीक है, अंडर रूट ऑफ GR का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये मिल गया 1/2m। इसको अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना मिलेगा भैया, तो ये हो जाएगा 4GR, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 हो गया, मतलब ये कितना है 2mGR। तो पॉइंट क्लियर हो गया भाई कि ये जो है इसके पास में जो गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है, इसके स्थितिज ऊर्जा, अंतिम स्थितिज ऊर्जा, जो चेंज इन स्थितिज ऊर्जा उससे ज्यादा है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है भाई, तो देखिए ना, दिया गया गतिज ऊर्जा mgr से 2 गुना है, अर्थात क्या होगा भाई, तो ये रॉकेट जो है वो पलायन कर जाएगा, अर्थात रॉकेट पलायन कर जाएगा। रॉकेट रुकेगा नहीं भैया, रॉकेट निकल जाएगा, चला जाएगा। या डायरेक्टली भी हम लोगों ने ऐसी बात कर ली थी कि भैया ये जो दिख रहा है ये ज्यादा दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पास जो है इसका वेग जो है ये ज्यादा है, और इसका जो वेग है ये कैसा दिख रहा था, ये इसका वेग जो है, इसका वेग मुझे ज्यादा दिख रहा था मेरे जो पलायन वेग होता है उसके मान से, तो ऑब्वियसली ये बाहर चला ही जाएगा। ये पॉइंट ठीक है। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि अंतस्तारकीय आकाश में इसकी चाल v अंडर रूट ऑफ 2GR होगी, ठीक है। इसकी चाल प्रूफ करनी है कि अंडर रूट ऑफ 2GR होगी। तो एक काम करते हैं, मैं कहता हूं कि जो वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, जो वेग में परिवर्तन, सेकंड का आंसर कर रहा हूं, वेग में परिवर्तन v जो है, या v डैश कह लेता हूं, ये अंडर रूट ऑफ किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारा जो v स्क्वायर है माइनस जो इसके वेलोसिटी का स्क्वायर है वो। तो v स्क्वायर का मतलब कितना, v स्क्वायर का मतलब इन्होंने दिया हुआ है 2 अंडर रूट ऑफ GR का स्क्वायर माइनस इसके वेलोसिटी कितनी होती है भाई, ve की जो वैल्यू होती है, ve की वैल्यू वो होती है अंडर रूट ऑफ 2GR, ये पलायन वेग होता है। तो ये जब पलायन वेग होता है तो यहां पर रख दीजिए, कितना हो गया ये अंडर रूट ऑफ 2GR का स्क्वायर। फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा भाई, अंडर रूट 2 है, 2 जा कितना हो गया 4, और ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो गया GR माइनस, ये तो पूरा ही रूट से बाहर आ गया अंडर रूट 2GR। फाइनली अगर देखेंगे तो अंडर रूट ऑफ 4GR में से 2GR गया, कितना बचेगा 2GR। यानी यहां पर जो इसकी चाल, अंतर आकाशीय चाल जो है v डैश की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 2GR। यही प्रूफ करने को कह रहे थे ना, यही प्रूफ करने को यहां पे कह रहे थे ना, अंडर रूट ऑफ 2GR प्रूफ कीजिए, तो ये निकल गया भैया अंडर रूट ऑफ 2GR। ठीक है, आसान सा है, सिंपल सा, ठीक है। बस पॉइंट इतनी सी है कि हमें थोड़ा सा क्या है भाई, इस तरीके से सोचना होता है कि ये जो पॉइंट्स गिवन होते हैं उसके आसपास में कौन कौन से फॉर्मूलेज लगा करके पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने बात ही करी थी कि ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, अगर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वर्सेटाइल तो होना पड़ेगा। ठीक है, अगले सवाल पे आता हूं मैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि m और 16m द्रव्यमान के दो ग्रह 10a दूरी पर स्थित है, इनकी त्रिज्याएं क्रमशः a और 2a है,
दीर्घ ग्रह से m द्रव्यमान के एक पिंड को किस न्यूनतम वेग से दागा जाए कि वह लघु ग्रह तक चली जाए। तो चलिए काम करते हैं, सबसे पहले तो डायग्राम प्लॉट करते हैं एंड देन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं एक 16m और m की दो है ना, तो ये रख लेता हूं, ये रहा बड़ा वाला, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है भाई 2a, और एक छुटकू इसकी जो त्रिज्या है वो बची हुई है सिर्फ और सिर्फ a, ठीक है। ये 16m का पहला और ये है m का। अब कह रहे हैं कि भाई दीर्घ ग्रह से m द्रव्यमान के एक पिंड को किस न्यूनतम वेग से, यहां से एक है ना, एक द्रव्यमान को यहां से इसकी सतह से मुझे फायर करना है, यहां लेकर के जाना है, ठीक है। तो मैं कहता हूं यहां से पूरी डिस्टेंस तो मार्क कर ही लूं, यहां तक की यहां से लेकर के जाना है, तो कहां तक मैं इसको थ्रो करूं कि क्या हो जाए भाई लघु ग्रह तक जा सके। तो एक बात समझिए ना, ये जो 2a होगा इससे जो m द्रव्यमान को हमने यहां से जब फायर किया तो मुझे इसके तक, मतलब स्मॉल m वाले, इसको फर्स्ट सेकंड कह लो, ये पहला है और ये दूसरा है, पहले से दूसरे तक पहुंचाने के लिए मुझे दूसरे के गुरुत्वीय क्षेत्र में ले जाकर के रखना होगा सिर्फ और सिर्फ। यहां पे ये द्रव्यमान जैसे ही पहुंचेगा तो इसके बाद तो स्वतः ही चला जाएगा सेकंड के अंदर, दूसरे के सतह पे दूसरे के गुरुत्वीय क्षेत्र में पहुंचा दिया और हमारा काम हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस गुरुत्वीय क्षेत्र तक पहुंचाने की कहानी है, यहां से यहां तक की पूरी दूरी जो है ये यहां से यहां तक की है ना, कंप्लीटली जो डिस्टेंसेस है वो कह रहे हैं कि 10a है। सपोज मैंने इसको कंसीडर किया कि भाई ये जो रहने वाला है, ये जो पॉइंट यहां से x दूरी पर एक p ऐसा पॉइंट है, x दूरी पर p एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र खत्म हो जाती है और इसका प्रभाव चालू हो जाता है। तो यहीं तक पहुंचाना है ना, इसके बाद वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक। तो चलिए यहां पर हम एक काम करते हैं, हम यहां पर कहते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी है ना, गतिज ऊर्जा जो होगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ऐसा लिख देता हूं, जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा देंगे, देखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कहां से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भाई, तो 2m पर से यहां से फायर करना है, बराबर होगा p बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, p बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, यहां पे जो स्थितिज ऊर्जा में चेंज होगा इसके बराबर होगा। तो एक काम करिए, अब यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो क्या भाई, तो स्थितिज ऊर्जा मतलब ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी सेकंड माइनस पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट, है ना, प्रारंभिक माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है। तो इसको फाइनल माइनस इनिशियल कर लेता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी तो भैया हाफ mv स्क्वायर से फेंकना, इसी v स्क्वायर की v की बेसिकली वैल्यू चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मुझे चाहिए। तो एक काम करिए, मैं कहता हूं इसको इक्वेशन नंबर कुछ ऐसे ही दे दो, फर्स्ट दे दो। मैं कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल अगर मुझे कैलकुलेट करनी है ना, इस P बिंदु पर मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कैलकुलेट करनी है तो यहां पर निकालने के लिए मुझे एक काम करना होगा, मुझे ये डिस्टेंस जो x गिवन है इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या कहूंगा, तो ये मैं कहूंगा 10a माइनस x। तो इन दोनों को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई इन दोनों ही जगहों पर गुरुत्व जब P बिंदु पर चला जाएगा तो गुरुत्वीय तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य। यहां पर P बिंदु पर गुरुत्वीय तीव्रता कितनी है, शून्य। तो देखिए मैं कहता हूं बिंदु P पर गुरुत्वीय तीव्रता कितनी है, शून्य। अतः गुरुत्वीय तीव्रता शून्य होने का मतलब है कि इसकी वजह से जो मिलेगी तीव्रता और इसकी वजह से जो तीव्रता मिलेगी, फर्स्ट और सेकंड की वजह से जो तीव्रता मिलेगी वो बराबर होगी। तो फर्स्ट की वजह से अगर मैं तीव्रता निकालूं तो क्या होता है भाई, gm अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए g16m अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये बराबर होगा दूसरे के लिए, अगर मैं बात करूं इसके लिए a वाले के लिए, तो इसका मास कितना है, m है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, gm अपॉन डिस्टेंस कितना है, ये है 10a माइनस एक्स स्क्वायर।
ये gm से gm कैंसिल हो गया, क्या बचेगा भाई? तो 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10a माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं दोनों तरफ तो ये कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 10a माइनस एक्स स्क्वायर। अगर स्क्वायरिंग हटा दूं दोनों तरफ से तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 10a माइनस एक्स। अब अगर इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x इज इक्वल्स टू 40a माइनस 4x। फाइनली 4x को इधर ला दीजिए तो कितना हो गया भाई? 5x इज इक्वल्स टू 40a, यानी x इज इक्वल्स टू मिल गया मेरे को 8a। यानी ये जो दूरी होगी, ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ये कितनी दूरी होगी? 8a दूरी पर ये P पॉइंट है जहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। मतलब इसी जगह पर मुझे निकालना है क्या? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एक करके यहां पर काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम चलिए निकालते हैं और यहां पर हम इनकी वैल्यूज देखते हैं फटाफट से। तो देखिए, सर्वप्रथम एक काम कर लिया जाए, है ना, कि अगले पेज पे आते हैं, Pe2 को देख लेते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी सेकंड की वजह से अगर निकालेंगे तो देखिए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है, तो एक बार इस ग्रह की वजह से और एक बार इसके वजह से, दोनों की वजह से निकालिए। तो यहां पर देखिए दोनों पिंडों की वजह से, तो मैं Pe2 सबसे पहले निकालता हूं। यानी यहां पर ये G16m है ना, G इसका द्रव्यमान कितना भी है? 16m। अपॉन में डिस्टेंस कितना भी है? 8a। तो अपॉन में G16m अपॉन 8a। ठीक है, ये कैसा चलेगा? तो ये चलेगा भाई हमारा माइनस, ठीक, माइनस दूसरा वाला जो टर्म मेरे को देखने को मिलने वाला है, ये कितना हो जाएगा भाई? तो ये मुझे देखने को मिलेगा GM अपॉन ये GM अपॉन सिर्फ और सिर्फ ये अगर 8a हो गया तो ये यहां से यहां तक का बचा हुआ है जो 10a माइनस एक्स था, ये अल्टीमेटली 10a माइनस 8a हो जाएगा, यानी 2a। तो ये अपॉन में कितना आ जाएगा भाई? 2a। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको उठा करके क्या कर लें? सॉल्व कर लेते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग एक मिलने वाला क्या भाई? 8 और 2। तो एक काम करिए, है ना, इसको मैं रख लेता हूं भैया, 8a हो गया, यानी ये माइनस GM, ठीक है, GM 16m माइनस 2 से कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में, है ना। तो ये 4GM हो गया। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा? माइनस ऑफ 16GM माइनस ऑफ 4GM अपॉन में 8a, मतलब ये हो गया माइनस ऑफ 20GM अपॉन 8a। ये हमारा मिल गया Pe2 पोटेंशियल एनर्जी से। इसी प्रकार दूसरे वाले के लिए देखिए, Pe1 कैसे निकालेंगे भाई? तो पहले इसकी वजह से निकालते हैं हम कितना? तो G16m अपॉन में 2a, है ना, और माइनस कितना भाई? दूसरे वाले का, तो GM अपॉन में उसकी वजह से अब डिस्टेंस 8a बचेगा। जब इसकी वजह से 2a, जब इसकी सतह की बात करेंगे तो 2a, तो यहां से डिस्टेंस 8a बचेगा। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे को कितना आंसर मिल जाएगा भाई? ये हो गया फिर से अगेन 8a। 2 से अगर करेंगे तो 4 टाइम्स में माइनस ऑफ 16 से 16 दूनी 32 और 43 सोचोगे 64 GM बेसिकली, माइनस ऑफ 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये GM, मतलब Pe1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? तो माइनस ऑफ 65 GM अपॉन 8a। अब फाइनली मेरे को जो आंसर कैलकुलेट करना है वो किसकी वैल्यू? तो मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी जो Pe फाइनल माइनस Pe इनिशियल होगी। काइनेटिक एनर्जी देखिए समीकरण 1 से, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Pe फाइनल माइनस Pe इनिशियल। तो Pe फाइनल मतलब हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फाइनल कहां है भैया? मतलब ये Pe2 फाइनल का मतलब मैं क्या कह लेता हूं? Pe2, इसको F फाइनल ही कर देता हूं मैं, फाइनल, इसको मैं इनिशियल ही कर देता हूं। ठीक है, तो Pe फाइनल माइनस इनिशियल, Pe फाइनल मतलब कितना हो गया? माइनस ऑफ 20GM अपॉन में 8a, माइनस ऑफ इनिशियल कितना हो गया? तो 65GM अपॉन 8a, 65 माइनस ऑफ 65GM अपॉन 8a।
ये माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस भाई, तो ये कितना हो गया 65gm/8a माइनस 20gm/8a। अब यहां से 65 में से 20 सीधे सीधे माइनस कर लेते हैं, 8a तो सेम ही, तो कितना बचेगा 45gm/8a। ये किसकी वैल्यू आ गई, हाफ mv²। ये एक और पॉइंट है कि भाई यहां पर मास और एक चलता हुआ आएगा gmm, इसको भी तो चलाना पड़ेगा ही, हालांकि कट जाएगा लेकिन इसको चलाते हुए ले आइए। ये हो गया -4 gmm, ठीक है। तो यहां पर भी ये स्मॉल m एक चलता हुआ आएगा, ठीक है। होना कुछ नहीं है स्मॉल m का, स्मॉल m जैसे यहां पर रखेंगे ये कैंसिल हो जाने वाला है। ये देखिए ये m और ये m, यहां पर ये m, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बचा भाई, तो v² = 2 को इधर साइड में ले जाए तो 45 दूनी 90 कीजिए, इसको 4 कर दीजिए, है ना। इसको उठा करके 4 कर देता हूं, तो ये कितना हो गया भाई 45gm/4a। अब उठा करके देख लेते हैं, तो यहां पे कह रहे कितने वेग से दागा जाए कि लघु ग्रह तक जा सके, तो इसको दागा जाना है कितना, v = √45gm/4a। इस वेग से अगर हम दागेंगे तो ये क्या होगा भाई, लघु ग्रह तक पहुंच जाएगा। अब इसको और फर्दर कैलकुलेट नहीं करो क्योंकि a की वैल्यू गिवन है नहीं, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो यहां पे m और a दोनों ही नहीं है, तो ये फाइनल एक रिजल्ट है, मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू तो आने से रहा, तो इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देता हूं, √45gm/4a। इतने से अगर दागा जाए, इतने के न्यूनतम वेग से अगर दागा जाए तो क्या होगा भाई, ये जो है यहां से चल करके दूसरे ग्रह के तरफ, मतलब जो 16 m द्रव्यमान के ग्रह से निकल करके m द्रव्यमान के ग्रह के क्षेत्र में चला जाएगा, और जैसे ही यहां पे पहुंचेगा यहां से यहां तक स्वतः ही चला जाएगा। क्लियर हो गई बात भाई। चलिए, तो यहां पर हमने हमारे जो विविध प्रश्नावली नंबर है ना, जो है यहां पर विविध प्रश्नावली के जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन थे उन सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, देख लिया है, समझ लिया है, ठीक है। यहां पे हमने मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस देखे पहले पोर्शन में भी और दूसरे पोर्शन में भी, जहां पर हम लोगों ने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूज किया, समझा, सीखा, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चलिए, तो इस सेशन को करते हैं अब यहीं पर समाप्त। एंड जैसा कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड है भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये पूरे कोर्स कंटेंट आपको मिल जाते हैं NCERT बेस्ट, यानी कि यहां पर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपकी बुक्स NCERT है एंड आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए आप सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं आप बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन किए गए। तो जल्दी से भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन, नई अनाउंसमेंट आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो मिल रहे हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।